सो हाई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट 2 क्लासेस में हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था वो कंप्लीट कर दिया था। आप लोगों ने अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। कुछ एक्स्ट्रा जो मेरे को लगा था इम्पॉर्टेंट हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको वो भी लिखवा दिए थे। सो हम अपने हर एक चैप्टर के बाद उसकी समरी के लिए एक लेक्चर डिवोट करते हैं। उस समरी में हम सारे की पॉइंट्स लिखेंगे और बिल्कुल ब्रीफ में उन की पॉइंट्स की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। सो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इस समरी के लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करिएगा, ताकि एग्जाम से पहले जब आप जाने लगे तो आप बस इस नोटबुक को फ्लिप करके जा सके। सो आइए हम अपने चैप्टर 1 की समरी लिखते हैं। बट इससे पहले मेक श्योर कि आपने एक बार सारे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए हैं। यू हैव ट्राइड टू लर्न इट, बिकॉज अगर आप उसको लर्न करके आप समरी लिखेंगे तो आपको वो और अच्छे से याद हो जाएगी। सो ये आपके चैप्टर 1 की समरी हम बिगिन कर रहे हैं। सो आपका रिविजन पॉइंट्स लिख लीजिए यहाँ पे। ये आपके रिविजन पॉइंट्स हैं। सो हम बहुत ब्रीफ समरी बनाएंगे ये, ताकि आप एग्जाम में बस इसे फ्लिप कर सकें एंड आपका बहुत क्विक रिवीजन हो सके। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि सबसे पहले हमने जो टॉपिक कवर किया था कि ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस क्या था जब वो इंडिया में आ रहे थे। सो बेसिक पर्पस, जस्ट राइट डाउन अलोंग विद मी, बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल in India was what? Was to use Indian economy. हम किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को यूज करना चाहते थे? Was to use Indian economy as a feeder economy. वो इंडिया की ग्रोथ के लिए इंडिया में नहीं आए थे, वो इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करना चाहते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर ब्रिटिश एम्पायर और इकोनॉमी। सो दिस वॉज द बेसिक पर्पस। ये हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में किया था, अगर आप लोग रिकॉल कर सकते हैं तो। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी किस तरीके की थी? सो बिफोर द एडवेंट या बिफोर द कमिंग अप ऑफ, अगर आपको एडवेंट वर्ड मुश्किल लग रहा है तो आप लिख सकते हैं बिफोर द कमिंग अप ऑफ ब्रिटिश रूल, बिफोर द कमिंग अप ऑफ ब्रिटिश रूल, Indian economy was किस तरीके की थी इंडियन इकोनॉमी? इसमें हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। सबसे पहला प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। देन सेकंड हमने पढ़ा था कि ये एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी। थर्ड हमने पढ़ा था दैट इट वाज वेल नोन फॉर व्हाट? इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। So before the coming up of British rule, these were the 3 features of the Indian economy. Okay? Then हम थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे? The effects of British rule, कि ब्रिटिश रूल के आने की वजह से इंडियन इकोनॉमी की क्या स्टेट हो गई। सो द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये आपने ऊपर का साथ साथ ही नोट डाउन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको अलग से नहीं दिखाऊंगी ये। सो the economic policies pursued by the colonial government were concerned more with the protection were concerned more with the protection
and promotion of their own economic interest. वो इंडिया में इंडिया की डेवलपमेंट के लिए नहीं आए थे, इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए नहीं आए थे, वो इंडिया में आए थे क्योंकि उसमें उनका अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, वो अपनी कंट्री को अपलिफ्ट करना चाहते थे. Their policies brought a fundamental change. Their policies brought a fundamental change in the structure of Indian economy. ठीक है. अब इस चैप्टर में हम कौन से सेक्टर्स पढ़ रहे थे. हमने एक पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, फिर हमने फॉरेन सेक्टर पढ़ा, फॉरेन ट्रेड का सेक्टर हमारा, और हमने अपनी ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी, फिर हमने ऑक्यूपेशनल सेक्टर भी पढ़ा और डेमोग्राफिक कंडीशंस भी पढ़ी. सो हम एक एक करके अब इन सेक्टर के की पॉइंट्स को डिफाइन करेंगे. सो आइए सबसे पहले हम आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ चलते हैं. So here we are talking about the agriculture sector. Okay. So agriculture sector में क्या हुआ था. आप लिख रहे हैं साथ साथ. During the British rule, India's economy was majorly rural and agricultural in character. मतलब इंडियन इकोनॉमी आपकी रूरल और एग्रीकल्चर ही थी बेसिकली. There was stagnation in the agriculture sector, caused due to the following. सो ब्रिटिशर्स से पहले इंडियन इकोनॉमी वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ग्रोइंग रेट पे था. बट आफ्टर द कमिंग अप ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडियन इकोनॉमी का एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन पे चला गया था. ये स्टैग्नेशन पे क्यों चला गया था उसके हम अब रीजंस पढ़ते हैं. सो सबसे पहला हमारी कौन सी स्कीम थी आपकी, सबसे पहले याद करिए. आप चाहे तो सब मेरी वीडियो पॉज करके यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स लिख लो, ताकि आपको एक बार समझ आए कि आपको कितना रिकॉल हो रहा है, आपको कितना आपने रिवाइज करा हुआ, वो कितना इफेक्टिव है. सो सबसे पहले हमारी थी लैंड सेटलमेंट सिस्टम. सो सबसे पहला स्टैग्नेशन का क्या पॉइंट था, लैंड सेटलमेंट सिस्टम. इसमें क्या होता था, all the profits accruing, अगर आपको वर्ड डिफिकल्ट लगता है तो आप लिख सकते हैं arising. all the profits accruing out of agriculture sector went to the zamindars in the form of lagan, and they did nothing to improve
एग्रीकल्चरल कंडीशन। ओके, तो सबसे पहले आपकी लैंड सेटलमेंट स्कीम थी, हमने डिटेल में ऑलरेडी हम इन सबको लिख चुके हैं। ये हमारा समरी है, तो हम इसको बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते हैं। सेकंड आपकी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया था। ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आपको 1 मार्कर में आ सकते हैं, जहाँ वो पूछ सकते हैं व्हाट डू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ 1 मार्कर। सो क्रॉप्स वर produced for sale in the market. Crops were produced for sale in the market rather than for self-consumption. Farmers were induced by higher prices for producing कैश क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप्स आपके जैसे जूट कॉटन हो गया, सो दैट दे कुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स कैश क्रॉप्स के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे थे, इसीलिए फार्मर्स कैश क्रॉप बना रहे थे और उन्होंने फूड क्रॉप बनाना कम कर दिया था। थर्ड आपका इसमें कौन सा पॉइंट था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। राइट, इसमें लिखिए लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, lack of irrigation facility, just a second, lack of irrigation facility, ये पेन का कलर चेंज हो गया है, मैं ब्लैक की जगह ब्लू से लिख रही हूँ। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिजल्टेड इन लो प्रोडक्टिविटी। ओके, फिफ्थ पॉइंट आपका क्या था स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर का? दैट देयर वाज स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इंडियाज एग्रीकल्चर, यू हैव टू स्पीड अप अगर आप ब्लैक कर रहे हैं तो। इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग scarcity of investment, in terracing, flood control and drainage. सो आपके स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर के 4 पॉइंट थे। लैंड सेटलमेंट स्कीम जो थी, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लो प्रोडक्टिविटी एंड स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो ये आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे। सो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जल्दी जल्दी लिखनी है हमें ये समरी। सो नेक्स्ट हमारा कौन सा सेक्टर है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। लिखिए हेडिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर के कौन कौन से पॉइंट्स थे, चाहे तो आप फिर से वीडियो पॉज करके अपने पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितना याद है।
So industrial sector, just a second. Yeah, so India's industrial sector was in a poor state during the British rule. इसके की पॉइंट्स कौन से थे हमारा? सबसे पहला आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप सारे की पॉइंट्स चाहे तो पहले लिख सकते हैं और फिर मेरे साथ साथ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हमारा क्या पॉइंट आ रहा था? दैट डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट आपका है डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, जिसमें हमारा पॉइंट आता है दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट systematically destroyed the Indian handicraft industry to satisfy two motives. वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्यों डिस्ट्रॉय कर रही थी? टू सैटिस्फाई टू मोटिव्स। सबसे पहला मोटिव उनका क्या था इसमें? टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया at cheaper rates to get raw material from India at cheaper rates to be used by upcoming modern industries in Britain, right? दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? टू सेल फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री in India, in Indian market at higher rate. So ये आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। हम इसको डिटेल में बात कर चुके हैं, तो हम इसका डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, हम इसकी समरी लिख रहे हैं। सो वी विल कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। सेकेंड पॉइंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन in your handicraft industry. Adverse effect of decline in the handicraft industry. लिखिए इसके पॉइंट। The decline of handicraft industry, the handicrafts resulted in, सबसे पहले क्या हुआ? हैवी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। हैवी अनएम्प्लॉयमेंट, और क्या हुआ इसकी वजह से? इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। ओके, सो ये आपका एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट इसी में ही आपका आता है, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कि इंडिया में कैपिटल गुड्स नहीं थे और वो बाहर से इंपोर्ट होते थे। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल there was hardly
there was hardly any capital good industry. There was hardly any capital good industry and British rulers did not pay any attention to their promotion. Any attention to their promotion. ओके, सो ये आपका थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री. अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा था कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था, इट हैड अ वेरी लो कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल जीडीपी. फोर्थ पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू GDP. And then fifth point, that is your last point, limited role of public sector. Limited role of public sector. इसमें लिखिए public sector remained confined only to railways, then your power generation. और किस में उनका रोल था? कम्युनिकेशंस में, then ports and some other departmental undertakings. Some other departmental undertakings. So हमारे public sector, they were not very interested in the promotion of the industrial sector. Okay, so ये आपने अपना कवर किया कौन सा एग्रीकल्चर के बारे में और आपके इंडस्ट्री के बारे में. देन हमारा नेक्स्ट जो था, हमने डिस्कस किया था फॉरेन ट्रेड. सो लिखिए हेडिंग फॉरेन ट्रेड. आइए इसमें लिखते हैं द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज एडॉप्टेड. The restrictive policies adopted by colonial government, that is your British government, adversely affected India's foreign trade. कैसे, कौन सी पॉलिसीज थी वो? सबसे पहले India became an exporter of primary products and an importer of finished consumer goods. राइट. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या था हमारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट maintained a monopoly. ब्रिटिश गवर्नमेंट की डोमिनेंस थी बेसिकली, कंट्रोल ओवर इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, कि ब्रिटिशर्स ही हमें इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट भी हम सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही कर पाते थे. राइट. देन उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखिए, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ during British rule.
दिस इज योर थर्ड पॉइंट ऑफ द फॉरेन ट्रेड। इसमें आपका क्या था कि एक्सपोर्ट सरप्लस जो भी हमारा था दैट वाज यूज्ड फॉर व्हाट? पहला, टू मेक पेमेंट्स, या आपके 3 मार्कर में इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ इसी पे। टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस incurred by an office set up by colonial government in Britain, यानी जो इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस था वो भी ब्रिटिशर्स के ऑफिसेस एक्सपेंसेस को ही पूरा करता था। सेकेंड, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर, टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वॉर fought by the British government, and third, to import invisible services, items जैसे कि आपकी सर्विसेज। ओके, सो ये आपके फॉरेन ट्रेड के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट सेक्टर हमने जो कवर किया था वो हमारा था डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की। सो नेक्स्ट आपकी पॉइंट लिखिए, डेमोग्राफिक कंडीशंस। जस्ट राइट डाउन डेमोग्राफिक कंडीशंस, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन की क्या कंडीशन थी। तो सबसे पहले इंडिया का ऑफिशियल सेंसस कौन से ईयर में आया था? द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस was conducted in 1881, which revealed unevenness in India's population growth, right? Then in 1921, the year, आप यहाँ लिखिए, year 1921 is described as year of Great Divide. ओके, इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन के मेन फीचर्स क्या थे? देयर वाज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों बहुत हाई चल रहे थे। उसके बाद सेकंड आपका क्या था? एक्सट्रीमली, आप देख रहे हैं हमने जो अपने डिटेल में पॉइंट्स पढ़े थे हम उनको बहुत क्रिस्प में लिख रहे हैं। एक्सट्रीमली लो level of literacy, extremely low level of literacy rate. Then आपका थर्ड क्या था? poor health facilities. उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट था हाई infant mortality rate. Okay, then your fifth one is low life expectancy. Then your sixth point is widespread poverty, right? So ये आपकी इंडिया की डेमोग्राफिक की कंडीशन थी। इसमें हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था, दिस वाज हाई, दिस वाज लो, पुअर हेल्थ कंडीशन, हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, राइट?
नोट्स में आपने इसको डिटेल में लिखा हुआ है, सो अगर आपको वहाँ रेफ़र करना होगा तो आप कर लेना। देन आपने कौन सा पॉइंट करा था, आपकी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ओके। सो ड्यूरिंग, यहाँ पे लिखिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड यानी द ब्रिटिश रूल, the occupational structure, the occupational structure of India, the occupational structure of India, लिखिए ये, showed a sign of change, showed a sign of change। क्या चेंज आया? सबसे पहला पॉइंट इसमें आपका predominance of primary occupation, that is agriculture। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जहाँ आपने लिखा है दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड, लिटिल चेंज कर दीजिए इसको, बिकॉज बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था। प्राइमरी ऑक्यूपेशन अभी भी इंडियंस की एग्रीकल्चर थी, एंड देन देयर वर रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशंस में क्या हो रहा था कि आपकी हर एक स्टेट के हिसाब से वर्कफोर्स डिपेंड कर रही थी। सो some states witnessed decline in dependence of workforce, decline in dependence of workforce on agriculture, in dependence on agriculture, then comma, with a major increase in manufacturing, with a major increase in manufacturing and industrial sector। ठीक है, कई स्टेट्स में एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो रही थी और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा था। हाउएवर जो बाकी स्टेट्स थी उनमें एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जैसे कि पंजाब या राजस्थान के एरियाज़ या उड़ीसा के एरियाज़। देन उसका आपने एक और टॉपिक पढ़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ये आपका लास्ट टॉपिक था अपने इंडस्ट्रीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। आप यहाँ पे रोड, रेलवेज, एयरवेज और कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, the infrastructure sector was poor, the infrastructure was poor, right? हमने सबसे पहले बात करी थी रोड्स की। Britishers could not accomplish much on construction of roads, राइट। सेकेंड हमने बात करी थी रेलवेज की, जो कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
the most important contribution of the British rule was to introduce railways. ठीक है, रेलवेज ने दो तरीके से इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया था. सबसे पहला आपका तरीका था रेलवेज एनेबल्ड people to undertake सबसे पहला पॉइंट था इट enabled people to undertake long distance travel. और सेकेंड आपका जो रेलवेज का सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, इट enhanced commercialization of Indian agriculture. राइट. उसके बाद थर्ड आपका है एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. सो इसमें जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी दैट वाज फार फ्रॉम satisfactory. That is, it wasn't a satisfactory contribution. And then आपका था communication. फोर्थ पॉइंट आपका था communication. इसमें लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ serve the purpose of maintaining law and order. Okay, the postal services remained inadequate. राइट. सो ये हमने आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कवर कर लिया. अब आपका जो लास्ट टॉपिक था वो था स्टेट द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सो इंडियन इकोनॉमी की स्टेट क्या थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें हम सिर्फ की पॉइंट्स लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन आप अपने मेन नोट से ही करेंगे. सो इसमें आपका क्या था, सबसे पहला कॉलोनियल इकोनॉमी, दैट इट वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से देयर वाज अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. देन उसके बाद सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. Then Indian economy had become a stagnant economy. उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट इसमें था that it had become a backward economy. हम बेसिकली इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स लिख रहे हैं जो कि थे when the Britishers left India. Then fifth point, it was a depleted economy. एंड जो लास्ट स्टेट था दैट इंडियन इकोनॉमी वाज एम्प्यूटेड इकोनॉमी, कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ही डिवाइड एंड रूल कर दिया था इंडिया में. दैट इज़ द रीज़न इट बिकेम एन एम्प्यूटेड इकोनॉमी. सो आप लोगों को इसकी डिटेल जो है आपके नोट्स में होगी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरे चैप्टर की बहुत ही एक ब्रीफ में समरी लिख ली है. आप इस समरी को एंड में पढ़ के जाएंगे. सो दैट इज़ गोना बी मोर देन सफिशिएंट. So I'll see you guys in the next class for the next chapter now. Thank you so much.